बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस के ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कार्यपालिका के रूप में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के साथ मंत्रिपरिषद, व्यवस्थापिका के रूप में संसद, संसद के दोनों सदन और दोनों सदनों के कार्य आपको बताए थे। राज्य सरकारें किस रूप में कार्य करती हैं और कैसे संघात्मक शासन व्यवस्था में राज्य अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं, और कड़ी के रूप में अपन सबसे पहले वहाँ की कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के बारे में अपन जानते हैं। सामान्यतः अपन ये कह सकते हैं कि राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन राज्यपाल से लेकर अधीनस्थ कर्मचारियों तक निर्धारित किया गया है, और उसमें सबसे पहले है राज्यपाल का पद। संविधान निर्माण के समय इस बात को निर्धारित किया गया था कि राज्यपाल का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार पर किया जाना चाहिए या उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जानी चाहिए। लेकिन अंत में इस बात का निर्धारण किया गया कि यदि इसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है तो राज्य सरकारें पूर्ण रूप से संघ से पृथक हो जाएंगी और संपूर्ण शक्तियां उसी में निहित मानी जाएंगी। ये निर्धारित किया गया था कि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और राष्ट्रपति संघीय शासन व्यवस्था को बनाने के साथ साथ एकता और अखंडता को बनाए रखा जा सकता है। तो अब अपन देख रहे हैं कि राज्यपाल का पद। भारतीय शासन व्यवस्था में राज्यपाल के पद को निर्धारित करने के लिए कुछ विशेष बिंदु भी दिए गए हैं, जैसे कि उनकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए, उनकी शर्तें क्या होनी चाहिए, तो इस आधार पर उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जानी चाहिए, उनका कार्यकाल कितना होगा, ये सारी चीज़ें निर्धारित की गई। तो अपन ये कह सकते हैं कि राज्यपाल का पद जो निर्धारित किया गया है और उसके लिए जो योग्यताएं हैं वो संविधान के अनुच्छेद 157 के तहत निर्धारित की गई हैं। हालांकि योग्यताओं में ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं दे रखी हैं, केवल दो महत्वपूर्ण दे रखी हैं चीज़ें इसमें, और वो है कि वह भारतीय होना चाहिए और 35 वर्ष से अधिक आयु रखता हो। लेकिन संविधान के अनुच्छेद 158 के तहत फिर उनकी शर्तें निर्धारित की गई हैं और उन शर्तों में उनको और अधिक योग्यताएं निर्धारित कर दी। जैसे कि देखिए कि वह संसद का या लोकसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज। दूसरी बात या दूसरी शर्त यह रखी गई थी कि वह किसी लाभकारी पद पर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें दे रखी हैं, जैसे कि उनको वेतन एवं भत्ते निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे और इस प्रकार की सारी व्यवस्थाएं निर्धारित। लेकिन फिलहाल आपको ये माना जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 156 के बाद 157 और 158 ये दोनों चीज़ें राज्यपाल के पद का निर्धारण करती हैं और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष के लिए की जाती है। हालांकि इसके अलावा और कोई योग्यताएं उसके लिए निर्धारित नहीं है, लेकिन फिर भी राज्यपाल का पद विशेष महत्व रखता है। राज्यपाल के लिए अगर शक्तियों की बात करें तो राज्यपाल एक प्रकार से कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। राज्य की कार्यपालिका एक प्रकार से राज्यपाल में निहित होती है। जिस प्रकार से केंद्र की कार्यपालिका शक्तियां सारी राष्ट्रपति में निहित की गई हैं, उसी प्रकार से राज्यों की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यों में या राज्यपाल में निहित की गई हैं। इसको कुछ शक्तियां प्रदान की गई हैं, जैसे कि नियुक्ति संबंधी है या विधायी संबंधी शक्तियां कौन सी हैं, वित्तीय संबंधी शक्तियां कौन सी हैं, और इसके बाद में उसके अन्य जो न्यायिक शक्तियां हैं वो कौन कौन सी हैं। तो सामान्यतः अपन ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से अपन ने राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में विवेचना की, जो संघीय सूची के विषयों पर अंतिम स्वीकृति प्रदान करता है, उसी प्रकार से राज्य सूची के विषयों पर अंतिम स्वीकृति राज्यपाल के द्वारा प्रदान की जाती है। इसके साथ साथ संघीय शासन व्यवस्था में राज्यपाल अपने क्षेत्र में किन किन शक्तियों का उपयोग करने का अधिकार रखता है और संवैधानिक रूप से उन्हें किस प्रकार से संचालित करता है। तो सबसे पहले देखिए कि नियुक्ति संबंधी शक्तियों नियुक्ति संबंधी शक्तियों में यह महत्वपूर्ण चीज मानी जाती है जिसे अपन विवेकात्मक शक्ति भी मानते हैं। इसके तहत यह कहा जा सकता है कि राज्यपाल विधानसभा में बहुमत के आधार पर यानी मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। यानी जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त होता है उसे वह मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, और यदि किसी भी एक राजनीतिक दल को
अगर स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता तो राज्यपाल स्वविवेक की शक्ति के आधार पर सबसे अधिक मत वाले या सबसे अधिक सदस्यों वालों को मुख्यमंत्री बनने के लिए आमंत्रित करता है। हालांकि वह अपना बहुमत जब सिद्ध नहीं करना होता है तो ऐसी स्थिति में उससे कम सदस्य वाले या बहुमत वाले व्यक्ति को आमंत्रित करता है और जो अपना बहुमत सिद्ध कर देता है मुख्यमंत्री पद की शरण या शपथ दिला दी जाती है। इसके अलावा देखिए कि वह मंत्रिपरिषद के सदस्यों का निर्धारण चाहे मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता हो, लेकिन उसको शपथ ग्रहण या उनकी नियुक्ति करने के लिए या अपन ये कह सकते हैं कि उन्हें अपने पद एवं गोपनीयता की शपथ राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है। इसके अलावा राज्यों की जो लोक सेवा आयोग होते हैं उनके अध्यक्षों का या अपन ये कह सकते हैं कि राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों का निर्धारण भी राज्यपाल के द्वारा ही किया जाता है। इसके बाद देखिए कि विधायी संबंधी शक्तियाँ। अपने जानते हैं कि कुछ क्षेत्र राज्य सूची के विषय में ऐसे हैं जो विधायी क्षेत्र में राज्यों को अधिकार प्रदान करते हैं। हालांकि यह संसद के द्वारा प्रदान किया जाता है या अपन ये कह सकते हैं कि यह राज्यों के विधानमंडलों के द्वारा बनाए जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ शक्तियां जैसे राज्यपाल को जो निर्धारित की गई हैं वो है कि राज्यों की विधानमंडलों के द्वारा बनाए गए वित्तीय विधेयकों पर अंतिम स्वीकृति राज्यपाल की होती है और इसके बाद ये भी माना जाता है कि विशेष विधेयकों को चाहे तो वह संसद के लिए भी भेजने का अधिकार रखता है। यानी अपन ये कह सकते हैं कि वित्त विधेयकों पर स्वीकृति प्रदान करने, लेकिन यदि वित्तीय क्षेत्र के कोई महत्वपूर्ण ऐसे विषय होते हैं जिसकी केंद्र की आवश्यकता होती है तो चाहे तो ऐसे विषयों को राज्यपाल केंद्र सरकार को या संसद को सौंप सकता है। इसके अलावा देखिए कि वित्तीय संबंधी देखिए जो इनके जो कार्य हैं वो दो महत्वपूर्ण हैं। एक तो है कि धन विधेयकों पर स्वीकृति प्रदान राज्यपाल के द्वारा की जाती है और इसके अलावा ये भी माना जाता है कि राज्य की जो संचित निधि होती है आपातकालीन परिस्थितियों के लिए निर्धारित की गई है उस पर केवल और केवल राज्यपाल का नियंत्रण रहता है। यानी अपन ये कह सकते हैं कि राज्य की संचित निधि राज्यपाल के नियंत्रण में ही होती है और वह इसका उपयोग स्वविवेक के आधार पर परिस्थितियों के अनुरूप करने का पूर्ण रूप से अधिकार रखता है। इसके अलावा देखिए कि कुछ न्यायिक शक्तियों के तहत अपन ये मानते हैं कि हालांकि न्याय के क्षेत्र में राज्यपाल को भी शक्तियां प्राप्त हैं, जिस प्रकार से राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है और उसी प्रकार से राज्यपाल को भी यह शक्ति प्राप्त होती है कि वह संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत अपराधियों को क्षमादान करने या उनकी सजा को कम करने या पूर्ण रूप से आजीवन कारावास को और कम करने या मृत्युदंड की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तन करने का पूरा अधिकार राज्यपाल रखता है। अब सामान्यतः स्थिति ये होती है कि यह कार्यपाल का अध्यक्ष के रूप में जब राज्यों में कार्य करता है तो फिर केंद्र की क्या भूमिका रहती है। तो अपन मानते हैं कि यह एक विवादास्पद विषय माना जाता है कि राज्यपाल की भूमिका क्या है। तो राज्यपाल की दोहरी भूमिका पाई जाती है। नंबर एक यह है संवैधानिक प्रधान या अपन ये कह सकते हैं कि कार्यपाल का अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है राज्यों में और दूसरी तरफ यह है केंद्र के एजेंट के रूप में भी कार्य करता है। विशेष तौर से अपन ये कह सकते हैं कि कार्यपाल का अध्यक्ष के रूप में जब यह कार्य करता है तो इसे संविधान के अनुच्छेद 163 फर्स्ट के तहत कुछ शक्तियां सौंपी गई हैं और उन शक्तियों के अनुरूप वह कार्य करता है। जैसे देखिए कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना, जैसा कि मैंने बताया कि विधानसभा में बहुमत दल के आधार पर यह मुख्यमंत्री की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए करता है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाता है तो चाहे तो ऐसी स्थिति में वह सबसे बड़े दूसरे राजनीतिक दल के प्रमुख या मुखिया को मुख्यमंत्री बनने के लिए आमंत्रित कर सकता है। दूसरी तरफ देखिए कि मंत्रिमंडल को भंग करने का अधिकार, यह अधिकार राज्यपाल को इसलिए दिया गया है कि जब किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता और कोई भी राजनीतिक दल यदि अपना बहुमत सिद्ध करने में सफल नहीं होता तो ऐसी स्थिति में चाहे तो राज्यपाल उस राज्य की विधानसभा को भंग करने का अधिकार रखता है और पुनः मध्यावधि चुनावों की घोषणा कर देता है कि किसी भी रूप में अब परिस्थिति के अनुरूप यहाँ दोबारा चुनाव कराए जाएंगे और उसी के आधार पर मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि इसका यह भी अधिकार है कि विशेष परिस्थितियां होती हैं, वैसे तो विधानसभा के अधिवेशन होते रहते हैं, वो एक निर्धारित है, लेकिन राज्यपाल की कभी भी
आवश्यकता अगर महसूस होती है राज्यपाल को कि अधिवेशन बुलाना चाहता है या बुलाना आवश्यक है, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल अपने आदेश के आधार पर कभी भी विधानसभा का अधिवेशन बुलाने का अधिकार रखता है। इसके अलावा देखिए कि वह विधानसभा को भंग भी करने का अधिकार रखता है। सामान्यतः ऐसी स्थिति देखी जाती है कभी कभी कि विधानसभा को भंग करने में कुछ महत्वपूर्ण भूमिका संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर निर्धारित है। इसके अलावा देखिए कि वह मुख्यमंत्रियों के विरुद्ध, ये महत्वपूर्ण चीज़ जो आपको दे रखी है कि राज्यपाल की शक्तियों के तहत, कि वह मुख्यमंत्री के विरुद्ध मुकदमा करने की अनुमति प्रदान करने का अधिकार भी रखती है। यदि मुख्यमंत्री संविधान के अनुरूप कार्य नहीं कर रहा होता है, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता हो, किसी बहुत बड़े आपराधिक मामले में अगर वह लिप्त हो, तो ऐसी स्थिति में चाहे तो राज्यपाल इसके विरुद्ध मुकदमा करने की अनुमति प्रदान कर सकता है। लेकिन जब तक राज्यपाल इसकी अनुमति प्रदान नहीं करता, उसे किसी भी रूप से ना तो दंडित किया जा सकता है और ना ही किसी प्रकार का उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। ये तो आपकी विशेष तौर से ये बात है कि वह राज्य की कार्यपाल का अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। इसके बाद देखिए कि राज्यपाल केंद्र के एजेंट के रूप में कैसे कार्य करता है। यानी केंद्र के एजेंट के रूप से तात्पर्य यह होता है कि यह राज्य के कार्यपाल का शक्ति के रूप में ही कार्य नहीं करता। केंद्र के द्वारा जो निर्देश राज्यपालों को जारी किए जाते हैं वह उसी के अनुसार कार्य करते हैं और अपनी वार्षिक या मासिक रिपोर्ट राज्यों की क्या स्थिति है, क्या नहीं है, वह केंद्र सरकार को सौंपती है। विशेष तौर से इसी कारण इसे केंद्र के एजेंट के रूप में भी माना जाता है। विशेष तौर से इसकी कुछ महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो अपन मानते हैं कि जैसे कि संविधान के अनुच्छेद 256 और 257 के तहत यह कार्यपालिका को यानी प्रशासन को, या अपन ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री को किसी भी प्रकार के कार्य करने के निर्देश देने का अधिकार रखते हैं। हालांकि ये निर्देश उसके स्वविवेक के नहीं होते और जो निर्देश उन्हें केंद्र सरकार से प्राप्त होते हैं उन्हीं निर्देशों को वह मुख्यमंत्रियों को सौंपता है ताकि केंद्र के अनुरूप कार्य चलता रहे। इसके अलावा देखिए कि संविधान के अनुच्छेद 258 के तहत चाहे तो राज्यपाल राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था या मुख्यमंत्री को किसी भी प्रकार के प्रशासनिक कार्य हस्तांतरित कर सकता है। जैसे सामान्यतः ये देख लीजिए कि रेलवे का जो प्रोजेक्ट है वो केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है, लेकिन उसकी सुरक्षा और बिजली के खर्चा ये राज्यों को वहन करना पड़ रहा है और इसका महत्वपूर्ण कार्य यही माना जाता है कि सुरक्षा का प्रावधान और उसकी बिजली का खर्चा राज्यों को इसी आधार पर वहन करना पड़ता है कि उसे राज्यपाल को केंद्र के द्वारा आदेशित किया जाता है और राज्यपाल राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था या मुख्यमंत्रियों को किसी प्रकार के कार्य यानी कि इसमें करने के लिए, या अपन ये कह सकते हैं कि जो हस्तांतरित केंद्र के कार्य राज्यों को प्रदान किए गए वो उनको करने पड़ते हैं। इसके अलावा देखिए कभी कभी मैंने आपको ये भी बताया था कि राष्ट्रपति के पास में 3 महत्वपूर्ण आपातकालीन शक्तियाँ होती हैं। संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत बाहरी आक्रमण या आंतरिक विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार प्राप्त होता है। उसी प्रकार से संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत यदि किसी राज्य की संवैधानिक व्यवस्था संविधान के अनुसार नहीं चल रही होती है तो ऐसी स्थिति में चाहे तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। लेकिन यह कार्य किसके द्वारा किया जाता है, कैसे किया जाता है, तो सामान्यतः अपन मान सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राज्यपाल को यह अधिकार प्राप्त होता है कि वह संवैधानिक संकट की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपे और राष्ट्रपति शीघ्र प्रभाव से यह निर्देशित करता है और उसी के आधार पर राज्यपाल विधानसभा को भंग करके संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था को अपने हाथ में ले लेता है। तो यह केंद्र के एजेंट के रूप में जो कार्य है वो विशेष तौर से यह महत्व रखता है कि केंद्र के द्वारा जो आदेश जारी किए गए हैं उनका वह पूर्ण रूप से उपयोग करता है। तो अपन ये कह सकते हैं जैसे कि संविधान के अनुच्छेद 56 के तहत जब राज्यों की संवैधानिक व्यवस्था विफल हो जाती है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है और राष्ट्रपति शासन के रूप में राज्यपाल ही पूर्ण रूप से मुखिया के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा देख लिए कुछ महत्वपूर्ण ये भी विषय दे रखें जैसे कि अपन कोई भी विधेयक बनाए जाते हो या अन्य प्रकार का कोई कार्य होता है या ऐसा महसूस किया जाने लगता है कि केंद्र सरकार की स्वीकृति इस पर आवश्यक है, तो संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल को यह अधिकार प्राप्त है कि वह महत्वपूर्ण विषयों को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज सकता है। जब तक राष्ट्रपति इसकी स्वीकृति प्रदान नहीं करता, राज्य किसी भी प्रकार से कोई कार्य नहीं करते, लेकिन इसे भेजने का अधिकार
राज्यपाल का होता है। इसी प्रकार से देखिए संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत विशेष तौर से देखिए कि जिस प्रकार से जब केंद्र में संवैधानिक व्यवस्था असहज होती है तो ऐसे समय पर राष्ट्रपति जिस प्रकार से अध्यादेश जारी करने का अधिकार रखता है और यह अध्यादेश कानूनों की तरह कार्य करते हैं, उसी प्रकार से राज्यों की अव्यवस्था होने पर या राज्यों में व्यवस्थित शासन नहीं होने पर संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है। तो सामान्यतः ये तो हुआ आपका राज्यपाल, जिसके तहत अपन ये मानते हैं कि राज्यपाल दोहरी भूमिका निभाता है, एक राज्य की कार्यपालिका अध्यक्ष के रूप में और दूसरा है केंद्र के एजेंट के रूप में। हालांकि संवैधानिक तौर पर राज्यपाल को एक विशेष संघात्मक शासन व्यवस्था को बनाए रखने का एक जरिया माना गया है, लेकिन फिर भी अपन ये मान सकते हैं कि एकता, अखंडता इत्यादि चीज़ों को बनाए रखने के लिए राज्यपाल को केंद्र के एजेंट के रूप में नियुक्त किया जाता है। हालांकि इस पर काफ़ी विवाद हुआ है और वर्तमान में इसकी आलोचना भी की जाती है कि राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र के द्वारा नहीं बल्कि राज्यों के द्वारा की जानी चाहिए, चाहे वे नियुक्ति के आधार पर या निर्वाचन के आधार पर। लेकिन यह निर्धारित है कि वर्तमान व्यवस्था के तहत या संवैधानिक व्यवस्था के तहत राज्यपाल को केंद्र के द्वारा या अपन ये कह सकते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में की जाती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा कि राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन चाहे राज्यपाल के पास में क्यों ना हो, लेकिन एक नाम मात्र की कार्यपाल का शक्ति अपन राज्यपाल को नहीं दे सकते, यह भी वास्तविक रूप से कार्य करता है। लेकिन केंद्र और राज्यों की यदि एक सी सामंजस्य की स्थिति पाई जाती है तो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद संपूर्ण राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन करते हैं। और अगले आपके ऑनलाइन क्लास में यही बताया जाएगा कि मंत्रिपरिषद का गठन कैसे होता है, मुख्यमंत्री की क्या भूमिका होती है, इन दोनों की क्या शक्तियाँ हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।